नमस्कार, मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, हम आपके लिए अलग अलग प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर ऐसी खबरों का चयन करके लाते हैं। हम ऐसी खबरों का संकलन लेकर आते हैं जो आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको प्रश्नों में दिख सकती है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम उन्हीं खबरों का चयन करें जो आपके इन एग्जाम्स में काम आए। तो सबसे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। मिलिए लखपति दीदियों से, एक सुर एक विश्व एक ग्रिड। 21वीं सदी एशिया और हम सब की सदी है। जापान का मून मिशन हुआ लॉन्च। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को 3,760 करोड़ रुपए। बर्मिंघम शहर हुआ दिवालिया और एशियन गेम्स के लिए खेल किट का हुआ अनावरण। और अब खबरें विस्तार से। मिलिए लखपति दीदियों से, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने 6 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में 2 करोड़ लखपति दीदियों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि लखपति दीदियों को सक्षम बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए सरकार का जो दृष्टिकोण है उसे प्रभावी बनाने पर बल दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा केंद्र सरकार का प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड्स मिशन यानी DAYNRLM निर्धनों की आजीविका में सुधार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी पहल है, क्योंकि इससे महिलाएं प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी इनकम अर्जित कर लेती हैं। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस समारोह के संबोधन में की थी। उन्होंने ये कहा था, आज 10 करोड़ ग्रामीण महिलाएं स्व सहायता समूहों का हिस्सा हैं और जब आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी, आंगनवाड़ी दीदी और दवाई वाली दीदी जैसी महिलाएं मिलेंगी। ये मेरा सपना है कि गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी बने। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को गति प्रदान करने के लिए इस मिशन के द्वारा लखपति दीदी पहल का शुभारंभ किया गया था और इसमें स्वयं सहायता समूह में प्रत्येक परिवार को मूल्य श्रृंखला इंटरवेंशन के साथ आजीविका की विभिन्न गतिविधियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं प्रति वर्ष 1 लाख रुपया या उससे अधिक की आय अर्जित कर लेती हैं। इस मिशन ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयास में उनकी आजीविका वृद्धि के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें महिलाओं को समूह के रूप में एकत्रित करना, उनके संगठन को सुदृढ़ करना, उनका वित्त पोषण करना और ऋण सहायता आदि के लिए जानकारी प्रदान करना है। साथ ही इन महिलाओं को कौशल के साथ साथ सक्षम बनाने के ठोस प्रयास शामिल हैं। यह मिशन 4 मुख्य घटकों में निवेश के माध्यम से अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, जैसे सामाजिक गतिशीलता, ग्रामीण निर्धनों के स्व प्रतिबंधित और वित्तीय रूप से टिकाऊ सामुदायिक संस्थानों को बढ़ावा देना, उन्हें सुदृढ़ करना, ग्रामीण निर्धनों का वित्तीय समावेशन हो, टिकाऊ आजीविका यानी इनकम का जो सोर्स है वो लगातार बना रहे और सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास और अभिसरण यानी उनका सामाजिक विकास होता रहे। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड। 18वें G20 शिखर सम्मेलन के क्रम में नई दिल्ली में एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड के बारे में ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन भारत सरकार के एनर्जी मिनिस्ट्री के अधीन एक महारत्न कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आयोजित किया था। केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने
सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा, भारत ने पहले ही अपने पड़ोसियों के साथ सीमा पार संपर्क स्थापित कर लिया है और विभिन्न सीमा पार संपर्कों को मजबूत करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा, एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड सभी देशों को सूर्य से ऊर्जा का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा और यह आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है, विशेष रूप से जब आप नवीकरणीय योजना की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इससे 24 घंटे चलने वाली नवीकरणीय योजना काफी सस्ती हो जाएगी और इससे भंडार की आवश्यकता भी कम पड़ेगी। इससे आम जनता के लिए बिजली की लागत कम हो जाएगी और ऊर्जा उपयोग के परिवर्तन में सहायता भी मिलेगी। आर.के. सिंह ने यह भी कहा कि एक बार जब हमारे पास एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड की व्यवस्था हो जाएगी तो किसी को भी बिजली के बिना नहीं रहना पड़ेगा, यानी कि आपको, हमें और पूरे विश्व में ज्यादातर लोगों को बिजली मिलेगी। यह दुनिया को एकजुट करेगा और उन लाखों लोगों तक ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करेगा जिनके पास अभी तक ये नहीं पहुंचता है। और अब चलते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। 21वीं सदी एशिया और हम सबकी सदी है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आसियान भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्रीय स्तंभ है। भारत की इंडो पैसिफिक पहल में आसियान क्षेत्र का प्रमुख स्थान है और वैश्विक अनिश्चितताओं के माहौल में हर क्षेत्र में हमारे आपसी सहयोग लगातार प्रगति कर रहे हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि हमारी साझेदारी चौथे दशक में प्रवेश कर रही है और इस समिट के शानदार आयोजन के लिए मैं राष्ट्रपति विडोडो का अभिनंदन करता हूं। आसियान समिट की अध्यक्षता के लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि वैश्विक विकास में आसियान क्षेत्र की अहम भूमिका है। उन्होंने यह भी कहा, 21वीं सदी एशिया की सदी है और मुझे विश्वास है कि आज हमारी बातचीत से भारत और आसियान क्षेत्र के भावी भविष्य को और सुदृढ़ बनाने के लिए नए संकल्प लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा इतिहास और भूगोल भारत और आसियान को एकजुट करता है और इसके साथ ही हमारे साझा मूल्य, क्षेत्रीय एकीकरण और शांति, समृद्धि और एक दुनिया में हमारा साझा विश्वास एकजुट करता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जापान के बारे में। जापान ने अपना मून मिशन लॉन्च कर दिया है। हुआ यूं कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया भर के बड़े देश अब चांद पर जाना चाहते हैं और इसीलिए जापान ने भी अब मून मिशन लॉन्च किया है। भारत के चंद्रयान 3 की सफलता के बाद 7 सितंबर 2023 को जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जापान एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने अपना मून मिशन मून स्नाइपर लॉन्च किया। जापान की तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से S2A रॉकेट के जरिए इस मून मिशन को लॉन्च किया गया, जिसके 4 से 6 महीने में चांद की सतह पर पहुंचने की उम्मीद है। मून स्नाइपर में हाई टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हैं जो चांद को समझने का काम करेंगे। इस मून मिशन में एक एक्सरे इमेजिंग सैटेलाइट होगा और साथ ही एक स्मार्ट लैंडर भी भेजा गया है जो चांद की सतह पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। स्मार्ट लैंडर लॉन्च के बाद 3 या 4 महीने तक चंद्रमा की कक्षा में रहेगा और संभवतः अगले साल की शुरुआत में चांद की सतह पर लैंड करेगा। जापान ने अपने इस मून मिशन को खास तौर पर ब्रह्मांड के निर्माण की जांच के लिए डिजाइन किया है। यह मिशन गर्म प्लाज्मा या ब्रह्मांड के अधिकांश हिस्से को बनाने वाले अत्यधिक गर्म पदार्थ के गुणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। प्लाज्मा का उपयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है, जैसे घावों को ठीक करना, कंप्यूटर चिप्स बनाना और पर्यावरण को साफ करना शामिल है। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा चंद्रमा पर उतरने का यह पहला प्रयास है। हालांकि इसके पहले मई में एक निजी जापानी कंपनी ने प्रयास किया था, लेकिन वो असफल रहे थे। चंद्रमा की जांच के लिए भेजा गया यह स्मार्ट लैंडर यानी स्लिम एक बहुत ही छोटा अंतरिक्ष यान है।
इसका वजन लगभग 200 किलोग्राम है, जबकि इसकी तुलना में हमारे चंद्रयान 3 का वजन 1750 किलोग्राम था। इस स्मार्ट लैंडर का मुख्य उद्देश्य चुनी गई साइट के 100 मीटर के भीतर सटीक लैंडिंग का प्रदर्शन करना है। यानी जापान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो भी भारत की तरह चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कर सकता है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बैटरी भंडारण प्रणाली के बारे में। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली को 3,760 करोड़ रुपए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की स्थापना के लिए 6 सितंबर 2023 को 3,700 करोड़ रुपए के वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF को मंजूरी दे दी। इस योजना में 2030 से 31 तक 4,000 मेगावाट की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजनाओं के विकास की परिकल्पना की गई है, जिसमें बजटीय सहायता के रूप में पूंजीगत लागत का 40% तक वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। VGF एक ऐसा अनुदान होता है जो सरकार द्वारा ऐसे आधारभूत ढांचा परियोजना को प्रदान किया जाता है जो आर्थिक रूप से उचित हो, लेकिन उनकी जो वित्तीय व्यवहारिकता है यानी कि इकोनॉमिकली जस्टिफाइड है वो बट नॉट फाइनेंशियली वायबल होते हैं, और ऐसा अनुदान दीर्घकालीन परिपक्वता अवधि वाली परियोजनाओं को ही दिया जाता है। सरकार ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने और फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करने के लिए अपने ठोस प्रयासों के तहत बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये 3,760 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि यह कोष वर्ष 2030 से 31 तक 5 किस्तों में जारी किया जाएगा और इससे 4,000 मेगावाट घंटे का ऊर्जा भंडार तैयार करने में मदद मिलेगी। ठाकुर ने यह भी कहा कि वायबिलिटी गैप फंडिंग यानी VGF से 9,500 करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है। भारत ने अगले कुछ वर्षों में अपनी आधी ऊर्जा जरूरतों को नवीकरणीय ऊर्जा और गैर जीवाश्म ऊर्जा यानी कि नॉन फॉसिल्स ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से पूरा करने का लक्ष्य रखा है और इस भंडारण प्रणाली की स्थापना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं बर्मिंघम। ब्रिटेन के शहर बर्मिंघम ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। कंपनी, बैंक और एयरलाइन के दिवालिया होने की खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने किसी शहर को कंगाल होते हुए देखा है? जी हां, दुनिया पर राज करने वाले ब्रिटेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर बर्मिंघम ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है। इस शहर के ऊपर करोड़ों डॉलर का बकाया है और यहां काम करने वाले लोगों को महीनों से सैलरी नहीं मिल रही है, यानी इस शहर के कर्मचारियों को कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल जो मौजूदा समय में 10 लाख से ज्यादा लोगों को सेवाएं प्रदान करती है, उसने दिवालिया होने की जानकारी दी है और जिसके बाद से शहर में सिर्फ जरूरी खर्चे करने की ही अनुमति है, यानी यहां सभी तरह के फिजूल खर्ची पर अब रोक लगा दी गई है। बर्मिंघम शहर को वित्त वर्ष 2023-24 में 8.7 करोड़ पाउंड का घाटा होने की आशंका है। बर्मिंघम सिटी काउंसिल की ओर से दायर किए गए नोटिस में यह साफ कहा गया है कि नए समान वेतन दावों की संभावित लागत जो है वो 650 मिलियन पाउंड यानी कि 816 मिलियन डॉलर और 760 मिलियन पाउंड लगभग 954 मिलियन डॉलर के बीच होनी है, जबकि काउंसिल के पास इसे कवर करने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए शहर को अब 87 मिलियन पाउंड यानी 109 मिलियन अमेरिकी डॉलर के घाटे का अनुमान है। हुआ यूं है कि बर्मिंघम शहर में वर्कफोर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी कि एक बहुत बड़ी आबादी महिलाओं की है जो वहां काम करती है और इन महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा हमेशा से कम सैलरी दी जाती है और इसीलिए वहां अब समान वेतन का डिमांड चला आ रहा है, जिसे पूरा करने में
बर्मिंघम सिटी काउंसिल दिवालिया हो रहा है। इस वर्ष 2023 में जून में समान वेतन के दावों को निपटाने के लिए 760 मिलियन पाउंड तक का भुगतान किए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद सिटी काउंसिल ने कहा कि वह सरकार के साथ इस मामले को लेकर बातचीत कर रही है। ब्रिटेन के इस सबसे बड़े मल्टीकल्चरल शहर ने ही पिछले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था और अब इसकी बदहाल आर्थिक स्थिति से पूरी दुनिया चौंक रही है। और अब बात करेंगे खेलों की दुनिया के बारे में। एशियन गेम्स के खेल किट का हुआ अनावरण। भारतीय ओलंपिक संघ ने 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगझाऊ में होने वाले एशियाई खेलों में भाग लेने वाले भारतीय दल के लिए आधिकारिक पोशाक और खेल किट का अनावरण किया। आईओए ने इस अनावरण के साथ एक शानदार विदाई समारोह का भी आयोजन किया, जिसमें केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, आईओए अध्यक्ष पीटी उषा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। ठाकुर ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए इन खेलों में 100 से ज्यादा पदक जीतने का लक्ष्य भी दिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन की गई पोशाक में महिलाओं के लिए खाकी बनावट वाली साड़ी और पुरुष खिलाड़ियों के लिए खाकी कुर्ता शामिल है। पुरुष एथलीटों के लिए बंद गला जैकेट और महिलाओं के लिए हाई नेक ब्लाउज भारतीय रूपांकनों और प्रिंटों को सर्वोत्कृष्ट भारतीय सिलहुट के साथ सहजता से मिश्रित करते हैं और जो वैश्विक मंच पर भारत की समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री का भी प्रदर्शन करेंगी। यह पोशाक पुनर्नवीनीकृत कपड़ों के साथ प्रकृति को अपनाती है, जो स्थिरता को बढ़ावा देते हैं। यानी कि ये जो पोशाक बनाए गए हैं वो रिसाइकिल कपड़े से बनाए गए हैं। और अभी के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, अलग अलग तरह की ऐसी ही खबरें लेकर आएंगे जो आपको प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आएंगी। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।